आज जो हम बात कर रहे हैं वो है द रिलेशनशिप बिटवीन द आइंस्टाइन कोएफिशिएंट। सो बच्चों, आइंस्टाइन ने जब ये अब्जॉर्प्शन मतलब स्टिमुलेटेड एमिशन का कॉन्सेप्ट दिया, तो जो स्टिमुलेटेड एमिशन की जो प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होनी चाहिए स्पॉन्टेनियस एमिशन के लिए, जब हम लेज़र की डिज़ाइन करते हैं, तो लेज़र के डिज़ाइनिंग के लिए ये आइंस्टाइन के कोएफिशिएंट का बहुत रोल है, इसलिए हम आज इसको पढ़ रहे हैं बच्चों। ठीक है, तो नाउ अब हम बात करते हैं यहाँ से। पहले केस में क्या है बच्चों, देखिए यहाँ पे एनर्जी यू न्यू है फोटोन की। जब वो इंसिडेंट होता है तो एटम्स क्या होते हैं, एब्जॉर्ब होते हैं। इसे बेसिकली हम स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन बोलते हैं, दैट इज, और जो इसकी एनर्जी है दैट इज E2 माइनस E1 हो, तो दैट इज बेसिकली स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन। एटम्स जो है वो एनर्जी एब्जॉर्ब करके हायर स्टेट में जो है वो चले जाएंगे। देन आफ्टर दैट 10⁻8 सेकेंड क्या होगा, एटम जो होगा वो अपने ग्राउंड स्टेट में आएंगे और एनर्जी रिलीज कर देंगे इन द फॉर्म ऑफ द फोटोन। तो इसे हम बेसिकली बोलते हैं स्पॉन्टेनियस एमिशन, जो कि एलईडी का प्रिंसिपल है। और स्टिमुलेटेड एमिशन की हम बात करते हैं, तो स्टिमुलेटेड एमिशन में हम क्या करते हैं कि एक मतलब आइंस्टाइन ने बोला कि हम एक और तरीके से जो है वो एमिशन करवा सकते हैं। यदि हम एक्टिव मटेरियल है लेजर का, उसमें यदि हम ऐसा मटेरियल यूज करें जिसमें कि मेटास्टेबल स्टेट हो, जिसकी 10⁻³ सेकेंड तक जो एटम उस स्टेट पे रह सके, तो हम स्टिमुलेटेड एमिशन करवा सकते हैं। ठीक है बच्चे, इसे बेसिकली कोहेरेंट एमिशन भी बोलते हैं। तो अब हम बात करते हैं फर्स्ट केस में, द रेट ऑफ स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन वो किस पे डिपेंड कर रहा है, P12 दैट इज प्रोपोर्शनल टू द किस पे, नंबर ऑफ द एटम इन द ग्राउंड स्टेट मल्टीप्लाई बाय द एनर्जी डेंसिटी, दैट इज P12 इज इक्वल टू B12 and 2U new. Here is the B12 is the Einstein coefficient of absorption, that is called the stimulated absorption. ठीक है बच्चों, तो इसको हम बेसिकली इक्वेशन 1 लिख लेते हैं। अब सेकंड केस में क्या है, रेट ऑफ स्पॉन्टेनियस एमिशन। अब रेट ऑफ स्पॉन्टेनियस एमिशन किस पे डिपेंड करेंगे, क्योंकि एक्स्ट्रा तो कोई फोटोन एनर्जी है नहीं, तो ओनली इट इज डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ एटम इन द स्टेट N2। सो हियर इज द रेट ऑफ spontaneous emission is proportional to the N2, that is P21 is equal to spontaneous emission, that is A21N2। ठीक है, थर्ड स्टेट में तो ये व्हाट इज A21 इज द आइंस्टाइन coefficient of spontaneous emission। now the third case हम आए, that is the first case, that is second, and now it is third case stimulated emission में बच्चों यहां से ध्यान से देखो कि किस किस पे मतलब डिपेंड कर रहा है। P21 stimulated emission is proportional to the number of atom in the higher state multiply by the एनर्जी डेंसिटी, जो कि ये फोटोन है, जो हमें जो फोटोन इसको क्या कर रहा है, इन्फ्लुएंस करके 1 से 2 फोटोन हमें यहां पे मिल रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो दैट इज P21 इज इक्वल टू B21 एंड 2U न्यू, दैट इज 3। तो यहां पे B21 इज द आइंस्टाइन coefficient of stimulated emission। ठीक है बच्चों, नाउ हम यहां पे बात करें अब नेक्स्ट
क्या होगा बच्चों, एट थर्मल इक्विलिब्रियम, एट थर्मल equilibrium the rate of absorption is equal to the rate of emission, rate of emission। तो टोटल P21 यहां पे क्या होगा, जो एमिशन का रेट, दैट इज P21 स्पॉन्टेनियस प्लस P21 स्टिमुलेटेड। तो P21 हमारे आ गया, दैट इज बेसिकली A21N2 प्लस B21N2U न्यू। तो इससे हम इक्वेशन 4, तो इक्वेटिंग इक्वेशन 1 and 2 मतलब P12 इज इक्वल टू P21, द रेट ऑफ the probable rate of absorption is equal to the probable rate of emission। तो यहां से that is B12N2 energy density is equal to P21 is A21N2 plus B21N2U new। ठीक है, अब हम यहां से बात करते हैं बच्चों। अब यहां से एनर्जी डेंसिटी, इस वाली टर्म को हम एक तरफ लेके आ जाएं, तो B21N2 माइनस B21N2, दिस इज 1 2, दैट इज एनर्जी डेंसिटी इज इक्वल टू A21N2। नाउ हम यहां से जो एनर्जी डेंसिटी है बच्चों, दैट इज बेसिकली A21N2 अपॉन B12N2 माइनस B21N2 एंड दैट इज B12N1 है यहां पे, दैट इज B12N1 UB। तो यहां से बच्चों, यहां से U न्यू इज इक्वल टू A21N2 इज इक्वल टू B12N1 माइनस B21N2, ये हमारे पास आ गया। इसको U वाली टर्म को एक तरफ लेके आ गए। अब इस एनर्जी डेंसिटी की टर्म में A21 और यहां से B12N1 अपॉन N2 हम ले आए और B21 आ गया बच्चों। ठीक है, अब यहां से हम और इसको थोड़ा सा कर दें, तो A21 B21 को मतलब डिवाइड कर दो ऊपर और नीचे, तो B21 यहां आ गया, दैट इज N1 अपॉन N2 माइनस 1। तो इसे हम इक्वेशन स्टार बोल दें। ठीक है, अब इस केस में अब व्हाट इज हमारा ये में N1 अपॉन N2, तो N1 क्या है, अकॉर्डिंग टू बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, देन इफ देयर आर द टू स्टेट्स, फॉर एग्जांपल N1 एंड N2 स्टेट, एंड द एटम्स वो किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होंगे वो बताएगा मैक्सवेल बोल्ट्जमैन जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। दैट इज N1 इज N0 E माइनस E1 अपॉन KT। ये E1 क्या है, ये एनर्जी स्टेट, और सेकेंड एनर्जी स्टेट में क्या है, जो वो एटम की प्रोबेबिलिटी मतलब होने की। ठीक है, दैट इज N0 E माइनस E2 अपॉन KT। अब N1 अपॉन N2 यदि आप इसको डिवाइड कर दें, तो N1 अपॉन N2 हमारा कितना हो गया, E2 माइनस E1 अपॉन KT इज इक्वल टू N1 अपॉन N2। तो दैट इज N1 अपॉन N2 इज इक्वल टू H न्यू बाई KT। तो यहां पे हम इसको पुट कर देंगे बच्चों, तो एनर्जी डेंसिटी कितनी है, A21 B21 अपॉन B21 EH न्यू बाई KT माइनस 1। ठीक है, तो अब यहां से
यहां से जरा ध्यान से देखिए बच्चों, अब हमारे पास जो है B12 यहां पे N1, इसको सही से ये B12 अपॉन B21 है, ठीक है। नाउ अकॉर्डिंग टू द प्लैंक्स रेडिएशन लॉ, अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स लॉ, एनर्जी डेंसिटी कितनी हमने कैलकुलेट की थी बच्चों जब हमने ब्लैक बॉडी का डिस्कस किया था? तो दैट इज 8 पाई h न्यू q अपॉन c q e h न्यू अपॉन k t माइनस 1, ठीक है। तो ये क्या है, एनर्जी डेंसिटी हमने कैलकुलेट की थी बच्चों ब्लैक बॉडी रेडिएशन में प्लैंक्स के। तो B12, अब यहां से इसको कंपेयर करो, दिस इज बेसिकली इक्वेशन स्टार डबल स्टार हम कर लें और इसको हम ट्रिपल स्टार कर लें। कंपेयर इक्वेशन स्टार डबल स्टार एंड ट्रिपल स्टार, इन दोनों में कंपेयर करिए बच्चों। यहां से ध्यान से देखिए, A21 अपॉन B21 है यहाँ, A2 अपॉन B21 कितना हो गया? पहले हम बात कर, चलो पहले यहां देखिए, ये इस केस में यहां पे 1 है, ये वाली टर्म हम ले लें इस वाले में, तो यहां देखिए ये 1 डॉट है, तो इसका मतलब है B12 इज इक्वल टू B21 इज इक्वल टू 1 एंड B12 इज इक्वल टू B21। इसका क्या मतलब हुआ कि रेट ऑफ स्टिमुलेटेड एमिशन इज इक्वल टू द रेट ऑफ स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन, ठीक है बच्चों। नाउ सेकेंड टर्म क्या है हमारे पास, यहां से देखिए A21 अपॉन B21, तो यहां से हम यहां से देखिए A21 और B21 कितना है, ये वाली टर्म A21 अपॉन B21 इज इक्वल टू 8 पाई h न्यू q अपॉन c q, मतलब रेट ऑफ spontaneous emission and this is the rate of stimulated emission. So the ratio of these two emissions is proportional to the nu q फ्रीक्वेंसी। इसका मतलब है कि यदि फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी, मतलब कि यदि ये एनर्जी स्टेट्स बढ़ जाएंगी, मतलब इनके बीच का जो डिफरेंस एनर्जी, तो क्या होगा, द प्रोबेबिलिटी ऑफ A21 मींस कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ स्पॉन्टेनियस एमिशन इज इंक्रीज। तो यहां से प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टिमुलेटेड एमिशन, स्पॉन्टेनियस एमिशन, the probability of spontaneous emission increased with increase of frequency nu। तो हायर फ्रीक्वेंसीज के जब हम बात करेंगे तो स्पॉन्टेनियस एमिशन जो है वो उसकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी एज कंपेयर टू द स्टिमुलेटेड एमिशन। तो लेजर कंडीशन के लिए स्टिमुलेटेड एमिशन की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होनी चाहिए। तो ये जो टर्म, ये जो कॉफिशिएंट है, ये आपको एक लेजर को डिजाइन करने के लिए एक गाइडलाइन दी कि आपको जो है एनर्जी यदि डिफरेंस बढ़ाते जाओगे तो जो प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टिमुलेटेड एमिशन है वो कम होती जाएगी। तो ये सारे जो मतलब रिलेशनशिप है इन कॉफिशिएंट के बीच की, इनके हेल्प, ये बिल्कुल हेल्पफुल हुए एक अच्छा लेजर डिजाइन करने के लिए, ठीक है बच्चों। तो नेक्स्ट हम लेक्चर में हम बेसिकली रूबी लेजर पढ़ेंगे और उसके बाद देन हीलियम नियॉन लेजर जो है वो डिस्कस करेंगे।